जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आप सभी लोग बहुत बार हमसे ये पूछ चुके भैया 4 नंबर वाले प्रश्न हमको बता दीजिए जो हमारे 20 तारीख की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके दीपक भैया आ चुके हैं आप सभी के लिए संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 4 नंबर वाले यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के वे सभी प्रश्न जो कि सीधे के सीधे टकराएंगे 20 तारीख की परीक्षा में। बस एक चीज कहना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। अब आप कहोगे दीपक भैया इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहते हो आपकी इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। तो मेरा ये भरोसा विश्वास है बाबू, जैसे आप लोगों का 2 नंबर का तैयारी मैंने पूरा कराया, ऑब्जेक्टिव पूरा तैयार कराया, वैसे ही 4 नंबर आज मैं आप सभी को जो कुछ भी बताऊंगा वही पूछेगा। और एक चीज आप लोग ये भी मत कहना कि भैया आज क्वेश्चन ज्यादा थे, क्यों? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन है कि किस चैप्टर से आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको अंततः पसंद तो आएगी ही क्लास। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बाबू मैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। पहले इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे चलेगा हमारा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इन्हीं चारों से आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता, केवल आता है क्या, 2 नंबर वाला प्रश्न। तो सबसे पहले यहां पर पूछा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था मतलब कहीं ना कहीं से 2 टाइप का प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले बाबू आप सभी को मैं बता रहा हूं तरीका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का। क्या लिखोगे? सबसे पहले काली पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा बाबू प्रश्नोत्तर संख्या। ऐसे करके आप सभी लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो 1 डालेंगे और यहां पर नीचे आपको क्या करना होगा, ऐसे आप डाल दोगे। और सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है, हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भूमिका लिखनी होती है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते भैया भूमिका क्या होती है, तो आपको इसी के बारे में थोड़ी सी बातें बतानी होती है सबसे पहले। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लिया कि दीपक सर कौन है, कहाँ रहते हैं, तो आप ये बोल दोगे कि दीपक सर पहले कौन थे, कहाँ रहते हैं। तो आप ये नहीं बताओगे कि पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, ऐसा नहीं। तो दीपक सर सबसे पहले बताओ कि दीपक सर एक महान शिक्षक हैं, हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ाया हुआ हमें सब कुछ समझ में आता है। अब आप बताओगे कि दीपक सर कहाँ रहते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर पहले अर्थव्यवस्था के बारे में भूमिका बतानी होगी। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका भूमिका बताओगे। जैसे यहां पर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, देखो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन वाले क्षेत्रों में इसके विभाजन से होता है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो देखो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसी क्रिया जिसमें आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या होता है, धन अर्जन होता है, उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये भी आपको पता है ना। देखो जैसे आर्थिक क्रियाएं और गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या आता है, कृषि आता है, उद्योग आता है, व्यापार आता है, बैंकिंग आता है, परिवहन, संचार आदि आते हैं। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है ना। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में, 3 भागों में। देखो यहां पर स्ट्रक्चर पूछा था ना, स्ट्रक्चर, तो अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। तो पहला भाग क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र। ऐसे ही हेडिंग डालोगे आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र हेडिंग डालेंगे, नीचे ब्लैक पेन से आप लोग को क्या करना है, ऐसे पॉइंट करना है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, देखो आपको लिखना कैसे है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियां, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियां जैसे पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसी क्या होती है, व्यवस्था सम्मिलित की जाती है। अब दूसरे में लिखोगे द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र इसे उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसका उदाहरण देखो, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपको अगर 4 नंबर में पूछेगा। फिर पूछा तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। ये प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को क्या करती हैं, सहायता प्रदान करने का काम करती हैं। अगर बाबू आप लोग इतना लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे क्या करेगा, पूरे के पूरे 4 नंबर पूरे के पूरे देगा। कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपके
इसको काट सके। कोई भी अध्यापक आपका प्रश्न का जवाब बाबू कोई नहीं काट सकता है, पूरे के पूरे अंक देगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, कह रहा है आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो भाई, इकोनॉमिक्स का ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक विकास क्या होता है भाई? आर्थिक विकास कह रहा है और आर्थिक वृद्धि कह रहा है। तो देखो, आर्थिक विकास के अर्थ को समझने के लिए विद्वानों द्वारा परिभाषा को समझना आवश्यक है। मतलब कई विद्वानों ने परिभाषा दी है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद भी है ना। ये लोग भाई, एक अर्थशास्त्री कोई दूसरी परिभाषा दे रहा है, एक अर्थशास्त्री कोई दूसरी परिभाषा दे रहा है, तो काफी मतभेद भी है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा निम्न रूप से दी है। तो प्रोफेसर रोस्टो है बाबू, एक प्रोफेसर रोस्टो ने परिभाषा क्या दी है कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि दर के बीच क्या है? संबंध है। मतलब इन्होंने कहा कि एक और क्या है? श्रम शक्ति, मतलब लोगों में, मतलब जनसंख्या, श्रम शक्ति का मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि, और दूसरी ओर क्या है? जनसंख्या में वृद्धि के बीच का, श्रम शक्ति और जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या होता है? संबंध होता है। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन का क्या कथन था? इन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ना। तो देखो, मेयर और बाल्डविन वाली परिभाषा याद रखना, दोनों के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक लोग के बारे में याद रख लेना। तो देखो क्या होता है, इन्होंने क्या कहा है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी देश का विकास बहुत लंबे समय में होता है। बस इनका कथन ये था, ये भी आपको याद हो गया होगा, है ना। ठीक है, तो अगली बात करते हैं हम लोग। देखो, अतः उपरोक्त, मतलब जो मैंने यहां पर बताया, यहां पर इन दोनों परिभाषाओं से, अतः उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? बदलाव की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी बदलती है। मतलब अगर किसी देश का आर्थिक विकास होता है बाबू, तो वहां पर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं, है ना। आर्थिक विकास की जो एक लिमिट होती है बाबू, है ना, लिमिट होती है, वो क्या होती है? हमेशा बदलती रहती है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है ना। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया गया है। कहने का मतलब है कि वैसे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ये दोनों कहीं ना कहीं से बाबू क्या मान जाते हैं? इनमें कोई अंतर नहीं माना जाता। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा नहीं भाई, अगर दो शब्द हैं, आर्थिक विकास एक शब्द है, आर्थिक वृद्धि एक शब्द है, तो अंतर तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अंतर है। तो अंतर क्या है? उर्सला हिक्स ने, श्रीमती उर्सला हिक्स ने क्या कहा? वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से जो विकसित देश होते हैं, है ना, ग्रोथ, विकसित का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। इन्होंने कहा कि जो भैया ग्रोथ शब्द होता है, उसका प्रयोग हम लोग विकसित देशों के लिए करते हैं। किसके लिए? विकसित देशों के लिए करते हैं। किंतु जो विकास होता है ना, विकास का मतलब डेवलपमेंट, जो विकास होता है उसका प्रयोग हम लोग विकासशील देशों के लिए करते हैं। प्रोफेसर उर्मिला हेक्स ने क्या कहा? उर्सला हेक्स ने क्या कहा? उर्सला हेक्स ने कहा कि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। अविकसित, जो विकास की ओर बढ़ रही हैं, उनके लिए किया जाता है। और ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। अब समझे आप लोग? समझे? यहां पर जो आर्थिक विकास है बाबू, ये क्या है? अविकसित या फिर विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। अविकसित या फिर विकासशील, आप बोलोगे ये विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अथवा विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है विकसित देशों के लिए किया जाता है। जैसे अमेरिका जापान के लिए बाबू, अमेरिका और जापान के लिए, स्विट्जरलैंड के लिए वृद्धि, और भारत के लिए क्या होगा? भारत के लिए बाबू क्या होगा? विकास शब्द का प्रयोग होगा। भाई समझा रहा हूं तुमको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरीके से कोई नहीं समझाता। क्लास में ही याद करने का प्रयास करो और यही वीडियो देखकर जाना एग्जाम देने के लिए। अब इसके अलावा 4 नंबर का प्रश्न तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह बाबू मेडिसन ने क्या कहा था? मेडिसन ने बताया धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, है ना, आर्थिक वृद्धि कहलाता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। कहने का मतलब, जब जो जैसे भारत हो गया एक विकासशील देश है, जब भारत के लोगों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वो क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास कहलाएगा। लेकिन जब अमेरिका के लोगों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो क्या कहलाएगा? आर्थिक वृद्धि कहलाएगा। ठीक है,
अब उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि दोनों ही आर्थिक प्रगति के सूचक हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आगे बात करते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। भाई देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2000 आपकी परीक्षा में कल पूछ सकता है, आज पूछ सकता है ना, 20 तारीख की परीक्षा है हमारी, तो आज आपकी परीक्षा में बाबू पूछ सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे पहले देखो कारण लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर डालोगे और यहां पर ऐसे डालोगे, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है, तो सबसे पहले देखो कृषि पर निर्भरता। सबसे पहले बाबू देखो, सबसे पहले हेडिंग डालोगे कृषि पर निर्भरता। ठीक है, ये चीज हेडिंग डालोगे, ये पहला पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। ठीक है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था, हमारे बिहार भैया, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि पर आधारित है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। मतलब कहने का मतलब और कोई रोजगार ही नहीं है भाई, हम लोग खेती ही करते हैं, खेती से जो कुछ भी उगता जाकर बाजार में बेचते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी कृषि क्या है, बहुत पिछड़ी हुई है। अभी भी हम लोग क्या पुरानी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा बिहार पिछड़ा है। दूसरा बात करेंगे औद्योगिक पिछड़ापन। देखो दूसरा कारण यहाँ पर क्या है, मतलब हमारे बिहार में, जब से हमारे बिहार से झारखंड अलग हुआ है, जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है, सारे के सारे उद्योग कहाँ चले गए, झारखंड चले गए। अब हमारे बिहार में क्या हो गया भैया, कोई भी उद्योग ही नहीं है। तो कहने का मतलब किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ नहीं दिखता है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र, बड़े उद्योग, प्रतिष्ठित यांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या 0 रह गई है। मतलब जो भी फैक्ट्रियां वगैरह थी, जब से झारखंड बना, वे सारी की सारी कहां हो गई, सारी की सारी हो गई झारखंड में। तो हमारा विकास क्या होगा, विकास का कार्य ठप हो गया। तो कहने का मतलब पहला कृषि पर निर्भरता है, दूसरा कारण है औद्योगिक पिछड़ापन, और तीसरे कारण की बात करते हैं बाढ़ और सूखे से क्षति, है ना। बाढ़ और सूखे से क्षति जो है, ये तीसरा कारण है भैया। तीसरा कारण है हमारा क्या, बाढ़ और सूखे से क्षति। यहां पर मैं रेड पेन का प्रयोग कर दे रहा हूं, नहीं रहने दो, ठीक है, ब्लैक पेन का प्रयोग कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं करोगे। बाढ़ और सूखे से क्षति, ये क्या है भाई, आपको पता है कि हमारे उत्तरी बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और हजार सड़कें बह जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं हर वर्ष। सड़क खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी, खंभे गिर जाएंगे, घर गांव बह जाएगा, और उसके लिए सरकार को हजारों करोड़ रुपए फिर से लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि उत्तरी बिहार में जो है हर वर्ष कोसी नदी की तबाही मचाती है और दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त रहता है। तो हमारे बिहार की जो है ये भी प्रमुख समस्या है। क्या है प्रमुख समस्या, तो भैया प्रमुख समस्या है कि बिहार में खासकर नेपाल से जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी नदी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने था। इससे बहुत सारे जनमाल की हानि हुई, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। सन 2009 में भी नेपाल से जल से बागमती नदी में प्रलय देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफी बर्बादी हुई। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस तरह अपना बिहार बाढ़ और सूखा के चपेट में हर वर्ष आता है और यह प्रमुख आपदा में से एक है। अगली, आधारिक संरचना का अभाव। क्या है बाबू, आधारिक संरचना का अभाव भी है। आधारिक संरचना क्या होती है भाई, आधारिक संरचना देखो, किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का मतलब होता है जो देश के विकास, जो राज्य के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सभी जरूरी है ना हमारे लिए, तो इसे आधारिक संरचना कहते हैं। तो हमारे यहाँ आधारिक संरचना का अभाव है। ठीक है, देखो लेकिन बिहार हम इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली और सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति ज्यादा है। अगली बात करते हैं गरीबी। गरीबी भी हमारे बिहार की समस्या है। खराब विधि व्यवस्था भी समस्या है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी समस्या है। अब कुशल प्रशासन का अभाव। बाबू आप ये जानिएगा, आपको जितना भी 4 नंबर में बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें लिखनी है। और दूसरी बात, जितना जैसे बिहारी भी, आपको क्या लिखना है, बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, राष्ट्रीय आय से भी कम है ना, तो इतना लिख देना है। दूसरा, खराब विधि व्यवस्था, मतलब आपको पता है कि किसी भी देश के लिए, हमारे देश के लिए अगर बात करूं तो जो न्यायिक व्यवस्था होती है, न्याय मिलने वाली व्यवस्था होती है, वो सही होनी चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में घूसखोरी चलती है।
तो नहीं, न्यायिक व्यवस्था सही है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की बात करते हैं। आप लोग जान रहे हो दिन ब दिन हमारे बिहार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो इस तरीके से क्या है और हमारा राज्य पिछड़ रहा है। और कुशल प्रशासन का अभाव, यानी कि नेता वगैरह भी हमारे यहाँ सही नहीं है। अब अगर बात करें पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय लिखना है आपको, इस तरीके से हेडिंग डालना है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो देखो जितनी चीजें कमी थी वहां पर, जैसे कृषि पर निर्भरता सबसे कम थी, तो यहाँ पर कृषि का विकास किया जाना चाहिए, है ना, तो कृषि का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा बात अगर करें, आधारिक संरचना का विकास करना चाहिए, जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए, है ना, डैम बनाने चाहिए, बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम लागू करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। ये सभी चीजें लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा 4 नंबर आपको बाबू मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो उद्योगों का विकास करना चाहिए, उद्योगों का विकास करना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए, है ना। बिहार का एक हिस्सा सूखे की चपेट में रहता है, इसके लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए, स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था करना चाहिए, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए, मतलब केंद्र सरकार से, यानी कि जैसे देश में जो सरकार होती है उससे ज्यादा क्या लेनी चाहिए, मदद भी लेनी चाहिए, है ना। तो चलो, गरीबी को दूर करना चाहिए, शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहिए। ये सभी चीजें क्या है बाबू, ये सभी क्या है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय थे। आगे की बात करते हैं हम लोग, राज्य एवं राष्ट्र की आया गया हमारा दूसरा चैप्टर, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, है ना, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखो, तो कहने का मतलब है किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। क्या बोलोगे, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषा निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दिया था, क्या दिया है कि किसी देश की श्रम और पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। मत लिखना ये परिभाषा, भाई थोड़ा सा कठिन परिभाषा होती है, आप मेरे द्वारा बताई गई परिभाषा लिखो। किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इतना लिखोगे बस आप लोग, ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, प्रोफेसर पीगू ने भी भाई यहाँ पर देखो परिभाषा दिया है, आप लोग एक अर्थशास्त्री की परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कहा राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, गणना की विधि कौन सी होती है, तो 3 गणना विधि होती है। देखो, राष्ट्रीय आय की गणना की अनेक प्रकार से विधियां हैं, क्योंकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है, इसीलिए इसकी जब गणना उत्पादन की योग के द्वारा किया जाता है तो इसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक उत्पादन योग गणना विधि होती है, क्या होती है बाबू, एक उत्पादन गणना विधि होती है। दूसरा क्या होता है, जब राष्ट्रों के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इसे आय गणना विधि कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं, आय गणना विधि। कहने का मतलब देखो क्या होता है, आय गणना विधि होती है, एक व्यय गणना विधि होती है, एक उत्पादन गणना विधि होती है, ठीक है। तो उत्पादन गणना विधि किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब है कि जब आय उत्पादन के माध्यम से, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से होती है, तो इसीलिए इसकी गणना जब उत्पादन की योग के द्वारा किया जाता है तो इसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। अगला है, देखो आय क्या होता है, देखो यहां पर क्या चल रहा था भाई, ठीक है, आय गणना विधि कहते हैं, ठीक है। प्राप्त की गई आय व्यक्ति के अपने उपभोग, उपभोग का मतलब खर्च के लिए, खर्च के लिए व्यय के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस क्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है इसके आधार पर उसकी आय की गणना की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। हम देखते हैं कि उत्पादित की वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयोग से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग गणना विधि कहते हैं। अंत में व्यवहारिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और व्यवसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। ये सभी गणना विधियां थी। आगे की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में बाबू क्या अंतर होता है, देखो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, यानी कि पीसीआई, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर चर्चा करिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाई है। आप लोग सोच रहे हो कि भैया कितना प्रश्न है हमारे पास, तो बाबू आपको मैंने पूरे सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बताए हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो देखो
कठिनाइयों पर प्रकाश। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, आप सभी लोग भूमिका लिखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बिना मुद्रा के लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या कठिनाई है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव हो सकता है जब विनिमय करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु हो जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। यदि किसान को कपड़े की आवश्यकता हो तो जुलाहे को भी अनाज की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके बीच विनिमय ना हो सकेगा, परंतु ऐसे व्यक्ति जिनकी आवश्यकता एक दूसरे से मेल खाती हो आसानी से नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं। अगली बात करते हैं मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। कहने का मतलब है भैया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ना ये कठिनाई थी कि मूल्य को मापा नहीं जा सकता था। एक भेड़ के बदले में कितनी बकरी दी जानी चाहिए, एक गाय के बदले में कितनी बकरी दी जानी चाहिए, 5 किलो घी के बदले कितना अनाज दिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक ये भी कठिनाई थी कि भैया यहाँ पर एक सेर चावल के बदले में कितना घी दिया जाए, एक गाय के बदले कितनी बकरियां दी जाए, मतलब उसका मूल्य निश्चित नहीं हो पाता था। मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि अगर एक वस्तु है तो उसको हम लोग ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यह बाबू इसकी क्या थी? प्रमुख समस्या थी। सह विभाजन का अभाव। सह विभाजन का मतलब क्या होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी वस्तुओं को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते थे। मान लो अगर हम लोग दो भाई हैं, है ना, मेरे पास एक गाय है या फिर एक भैंस है या एक बकरी है, एक बकरी का बंटवारा कैसे होगा? तो कहने का मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक ये भी कठिनाई थी कि वस्तुओं का विभाजन उसमें नहीं हो सकता था। और अगला क्या है? भविष्य में भुगतान की कठिनाई। भविष्य में भुगतान की कठिनाई का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता था कि जो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझसे कोई व्यक्ति आया 2 वर्ष के लिए मेरी गाय लेके गया, है ना, 2 वर्ष के लिए मेरी गाय को लेकर गया। अब बताओ 2 वर्ष के बाद क्या करेगा? मुझे 2 गाय ला के देगा? नहीं ला के देगा भाई, वही गाय लौटा देगा। और उन 2 वर्षों में वो क्या करेगा? उस गाय का दूध एकदम से चूक के एकदम से हड्डी करके मुझे दे देगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें भविष्य के भुगतान की क्या होती है? कठिनाई होती है। ये भी इसकी परेशानी है। और मूल्य हस्तांतरण की समस्या। कहने का मतलब है मान लो बाबू कि मेरे पास एक गाय है, एक भैंस है, मैं अगर कहीं जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं बिहार से, तो क्या मैं गाय भैंस को दिल्ली ले जा पाऊंगा? नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये भी समस्या थी, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। तो कहने का मतलब है हमारा कि क्या क्या समस्या है भैया? तो सबसे पहली समस्या आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, तीसरा मूल्य संचय का अभाव, चौथा है सह विभाजन का अभाव, पांचवा है भविष्य में भुगतान की कठिनाई, छठवा है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। अब इसके बाद बात करते हैं मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालिएगा। तो मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, है ना। तो मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है, आप सभी से पूछेगा मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम है। तो देखो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। क्रय विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के आविष्कार के कारण जब आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं भी खरीदी जाती है। तो पहले तो ये हो गया। दूसरा है मूल्य का मापक। मतलब मुद्रा जो होती है वो किसी का भी दाम तय कर देती है, ये मुद्रा में क्वालिटी होती है। तीसरा क्या होता है? विलंबित भुगतान का माप। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने किसी से पैसा लिया 1,000 रुपए, अगले साल मुझे उसे 1,100 रुपए देना है। तो मतलब कहने का मतलब है अगर लेट हो जाता है तो 100 रुपए उसको मैं इंटरेस्ट भी देता हूं। तो कहने का मतलब मुद्रा में ये भी ताकत होती है। इसके द्वारा बाबू देखो अगला क्या होता है? मूल्य का संचय। मतलब वस्तु विनिमय में तो ज्यादा समय तक हम लोग मुद्रा को नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसमें मुद्रा को बहुत लॉन्ग टर्म हम लोग तो सेव करके रख सकते हैं। तो आप सभी लोग बाबू स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हर सर प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। साख का आधार भी होता है। साख का मतलब क्या होता है भैया? गुडविल। तो मुद्रा जो होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसकी गुडविल मार्केट में हमेशा अच्छी होती है। आप लोग इस चीज को भी जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या होगा? ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा बाबू? अगले प्रश्न पर चलेंगे। साख पत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट, इसको डाल लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। साख पत्र क्या होता है? इसके प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालिए। तो देखो साख पत्र से हमारा तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है ना। साख पत्र क्या होते हैं? इसके आधार पर मुद्रा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है बाबू। ठीक है, वे वस्तुएं और सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करता है। लेकिन मुद्रा और साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कानून के द्वारा मान्य होते हैं, जबकि साख पत्रों को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होती। मुद्रा को सरकार के द्वारा वैलिड बताया गया है, जबकि साख पत्र को वैलिड नहीं बताया जाता है। साख पत्रों के लेन देन के कार्यों में स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रमुख साख पत्र इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो साख पत्र आता है बाबू, चेक। चेक क्या होता है? चेक एक साख पत्र होता है। इसके द्वारा लिखित आदेश होता है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है
और उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाती है। तो चेक क्या साख पत्र है, बैंक ड्राफ्ट क्या है, साख पत्र है, यात्री चेक साख पत्र, प्रतिज्ञा पत्र साख पत्र, ये सारे के सारे साख पत्र हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब हमारा चौथा चैप्टर आया, कह रहा कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं भाई, देखो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का मतलब होता है कि जो देश की सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, जो सरकार के द्वारा वैलिड होते हैं, है ना, ऐसे वित्तीय संस्थान जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंस यानी कि लोन संबंधी कार्यों का संपादन करते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है भारतीय मुद्रा बाजार, इसको याद रखोगे, ये प्रश्न तो पूछेगा भाई, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछेगा इस बार, याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है मुद्रा बाजार, तो भारतीय मुद्रा बाजार ऐसी मौद्रिक बाजार होती है जहां उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। अल्पकालीन आपसे पूछेगा क्या, अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन, है ना। तो देखो भारतीय मुद्रा बाजार क्या करता है भैया, अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा भारतीय पूंजी बाजार क्या करता है, तो भारतीय पूंजी बाजार जो है वो दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो प्रतिभूति बाजार, देखो भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत ही बाबू एक और बाजार आता है जिसे प्रतिभूति बाजार कहते हैं, जहां पर शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स का लेन देन होता है ना। दूसरा होता है औद्योगिक बाजार, तीसरा विकास वित्त संस्थान, चौथा होता है गैर वित्तीय संस्थान। देखो भाई वीडियो को मुझे ज्यादा लंबा नहीं करना है, आपको पता होगा, है ना, तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इससे अच्छा क्योंकि आपको याद ही करना है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बाबू दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, लेकिन इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना। देखो व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, जमा राशि को स्वीकार करना, स्क्रीनशॉट लो बाबू जल्दी से, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लो। जमा राशि को स्वीकार करना पहला है, जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा कार्य क्या होता है, ऋण प्रदान करना, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या होता है, लोन प्रदान करना। तीसरा होता है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, तीसरा क्या होता है बाबू, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य हो गया। चौथा एजेंसी संबंधी कार्य, ये आपको याद रखना, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, क्या एजेंसी संबंधी बैंक का क्या कार्य होता है, तो पहला होता है बैंक चेक बिल ड्राफ्ट का संचालन, ब्याज और लाभांश का संकलन, वितरण, ब्याज और ऋण की किस्तें बाबू, ठीक है, ये होता है। अगला भारत के वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सभी साथी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट इसका भी जल्दी से मारो, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। अगला ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो आपको पता है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताओं को बाबू क्या है, उपभोक्ताओं को खराब वस्तुओं से बचाने के लिए एक नियम लाया गया जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। अब आ गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आ गया, संसाधन के विकास में सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा विकास बाबू जो लगातार जारी रहे ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी संसाधनों का उपयोग कर सकें, ऐसा विकास जो कि क्या हो बाबू, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हो, उसे सतत विकास कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पीडीएफ बाबू, पीडीएफ कहां मिलेगा इसका, पीडीएफ, पीडीएफ कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम पर, बिहार बोर्ड क्लास 10th, ऐसे लिखना टेलीग्राम पर, बिहार बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th PW, और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आप सभी को। आपको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं भैया, व्यक्तिगत संसाधन होता है, सामुदायिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गए, ठीक है। अब कह रहा स्वामित्व के आधार पर, सेम टू सेम प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न था, भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया बाबू, जल्दी से, संसाधनों का नियोजन कैसे होता है, तो संसाधनों की जांच की जाती है ना, संसाधनों की जांच की जाती है, ठीक है। संसाधन कहां पर पाए जाते हैं कि विभिन्न, देखो पहचान करना, विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप देना। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जल आक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका होती है। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भारतीय मिट्टी में मिट्टी के 3 प्रकार बताइएगा, उनका निर्माण किस प्रकार होता है, कोई भी 3 प्रकार बता दीजिएगा। मैंने आप सभी को जलोढ़ मिट्टी भी बताया है, काली मिट्टी भी बताया, सभी बताया हुआ है, तो कोई भी आप लोग बाबू इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखो जलोढ़ मिट्टी आपको मैंने बताया था, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो भैया ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेपों से होता है, ये भी मैंने बताया। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है।
भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 4 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ सकता है आप सभी से, 4 नंबर का प्रश्न। जल्दी से बाबू, देखो समय कम है थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा पढ़ा देता, आपको कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, समय का अभाव के चलते मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। कह रहा है वृक्षों के घनत्व के आधार पर सभी वर्गों का वर्णन और विस्तार से चर्चा करिए, है ना। तो अत्यंत सघन वन होता है, सघन वन होता है, ठीक है, और क्या कह रहा है, खुले वन होता है, ये 3 प्रकार की। चौथा होता है झाड़ियां और अन्य वन, ये 4 प्रकार के वन होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बाबू जल्दी से, ठीक है। मैंग्रोव वन होता है 5वां। अब कह रहा है जैव विविधता क्या है, ये मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, विस्तार से चर्चा करिए, है ना। जैव विविधता, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के समूह को जैव विविधता कहते हैं। आप सभी लोग बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, IMP। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के भारतीय वनों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करिए, इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन माना जाता है। तो बाबू देखो यहाँ पर चिरहरित वन है, पर्णहारी वन है, पर्णपातीय वन है, डेल्टाई और कंटीले वन है, कटीले वन है, ठीक है, सदाबहार वन है। तो जल्दी से भाई इसका देख लो, ज्वारीय वन है। खनिज संसाधन में खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण। तो देखो खनिज होता है, धात्विक खनिज होता है, धात्विक भी 2 प्रकार का, लौह और अलौह होता है, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, आधात्विक खनिज होता है। देखो आधात्विक खनिज होता है कार्बनिक और अकार्बनिक। देखो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर धात्विक था, ठीक है, जिसमें धातु होती है उसे धात्विक कहते हैं। और यहाँ पर क्या बाबू, आधात्विक, क्या है, आधात्विक खनिज है, ठीक है, जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला यहाँ पर धात्विक और आधात्विक खनिज में अंतर बाबू, 2 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ सकता है आप सभी से। अगला प्रश्न है कि खनिज पट्टियों के नाम लिखिएगा। तो भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो खनिज पट्टी के नाम है उत्तर पूर्वी पठार हो गया, है ना, यहाँ पर पाया जाता है खनिज, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिमी पठार कह रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला लौह अयस्क का वर्गीकरण। तो लोहे का कितने प्रकार होता है, तो लोहे का भैया देखो यहाँ पर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, ये 3 प्रकार होते हैं भैया। इन तीनों के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला है बाबू यहाँ पर शक्ति संसाधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित बताइए। तो देखो एक होता है, देखो उपयोग के आधार पर सतत होता है, समापनीय होता है। सतत का मतलब है जो लगातार जारी रहेगा उसे सतत बोलेंगे, समापनीय का मतलब है जो समाप्त होने वाले हैं। उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक और गौण होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। स्रोत के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर, समय के आधार पर। अब यहाँ पर कृषि आ गया, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति से आप लोग क्या समझते हैं बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि की 5 विशेषताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में उपजाई वाले प्रमुख खाद्य और व्यावसायिक फसलों के नाम, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बिहार की कृषि की समस्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पीडीएफ बाबू आप सभी को मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए चिंता मत करना। अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या आया, इटली के एकीकरण में काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। अगला है देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ये 2 प्रश्न आपको जरूर पढ़ के जाना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है बाबू कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, चार्ल्स दशम का शासन था, निरंकुश शासन था, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका भी, है ना। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करिए, रूसी क्रांति के क्या कारण थे बाबू। देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे भैया आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो मुझे, बाबू देखो कम समय है, एक बार आप पढ़ो, ठीक है। मैं तो क्लास में पढ़ाऊंगा ही, ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार फिर से कराऊंगा आपको, लेकिन अभी आप लोग पहले इसको पढ़ लो, ठीक है। ये रूसी क्रांति के कारण हो गए। अगला है, अगला स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है। नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है, इसके बारे में आप सभी लोग देख लो बाबू, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला आ गया, अगला प्रश्न आ गया हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। माइली गांव की घटना क्या थी, ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम क्या थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये छपेगा, इस बार छपेगा ये प्रश्न बाबू। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम की चर्चा करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की विवेचना करिएगा, ये भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी भाई, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी का योगदान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, तो ये भी जल्दी से ले लो भाई। उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों का विवेचन करिए, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू आप सभी लोग, ठीक है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। इसका स्क्रीन, गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदार कौन कौन होते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दबाव समूह किस तरीके से सरकार को प्रभावित करता है सत्ता में, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ
छात्र आंदोलन पूरा राष्ट्रीय हो गया, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर पढ़ना भाई, कुछ भी छोड़ देना लेकिन इस प्रश्न को पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पीडीएफ मैंने आप सभी को बताया बाबू, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, चिंता मत करना। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध शासन का निर्माण करता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसका विवेचना करिएगा, ये भी स्क्रीनशॉट है बाबू, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे स्पष्ट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने आप सभी को देखो आपके समय को बचाने के लिए किया है। बहुत सारे बच्चे होंगे ये कहेंगे भैया आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा दिए, तो मैं आपके समय को बचाना चाह रहा हूं। मैं क्लास में इस सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, या आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है मैं करवा चुका हूँगा। आपको बाबू आपके दीपक भैया पे पूरा भरोसा विश्वास है कि दीपक भैया आपके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं, कभी आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। तो ये चीजें लगातार जारी रहेंगी और आपको आपको अच्छा पढ़ाता रहूंगा, बेस्ट पढ़ाता रहूंगा। इस बार आपका एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।